आज के एपिसोड की शुरुआत श्मशान घाट के तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां सोनल की नज़र जैसे ही आरती पर पड़ती है वह हैरानी और गुस्से में उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई है। सोनल के सवाल पर कली तुरंत बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि आरती को वह खुद यहाँ लेकर आई है, क्योंकि आरती बेद बाबू को आखिरी बार देखना चाहती थी और इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कली पूरे भरोसे के साथ कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे श्मशान घाट को रानी माजूमदार और दामोदर माजूमदार के लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है और हर चीज उनके कंट्रोल में है। इसी बीच कली के फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ गिन्नी होती है, जो बेहद ठंडे और खतरनाक अंदाज में कली से कहती है कि जैसे ही वेद की अंतिम क्रिया पूरी हो जाए एक और लाश गिरा दी जाए। कली हैरान होकर पूछती है कि किसकी लाश, तो गिन्नी बिना झिझक कहती है कि अंजलि अवस्थी की। ये सुनते ही कली फोन काट देती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ नजर आती है। उधर एसीपी सर आरती और कली को आगे बढ़ने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब आप लोग चलिए, लेकिन कली एक बार फिर आरती को सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि वह कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश न करे। कली आरती को लेकर अर्थी की तरफ बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर एसीपी सर राघव सिंह को रोकते हुए साफ शब्दों में कहते हैं कि वह आर के पास नहीं जा सकते। राघव सिंह गुस्से में सवाल उठाते हैं कि जब कली और आरती जा सकती है तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है, और यह सब गैरकानूनी है क्योंकि वेद उनके घर का दामाद है। इस पर सीपी सर सख्त होकर आखिरी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि यह श्मशान घाट है, यहाँ ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। इसी दौरान गिन्नी युवराज सिंह को फोन करती है और कहती है कि अंजलि अवस्थी जरूर यहाँ आएगी और जैसे ही वो आए उसे गोलियों से भून दिया जाए। युवराज सिंह जवाब देता है कि अभी तक वो नहीं आई है, लेकिन गिन्नी पूरे विश्वास से कहती है कि वेद उसका दामाद है, वह जरूर आएगी, और इतना कहकर फोन काट देती है। फोन रखते ही गिन्नी खुद से बुदबुदाती है कि अब वेद सिर्फ उसका है और अंजलि उसे कभी हासिल नहीं कर सकती। उधर आरती का दिल टूट चुका होता है, वह बेहद दुखी मन से धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वेद के पास पहुंचते ही उसकी यादों में खो जाती है। वेद के साथ बिताए हर पल, हर वादा और हर सपना उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। माहौल और गंभीर हो जाता है जब पंडित जी पूछते हैं कि वेद की अंतिम क्रिया कौन करेगा। तभी कली आगे बढ़कर कहती है कि वही यह क्रिया करेगी, क्योंकि वही उनकी पत्नी है। पंडित जी उसे आगे आने के लिए कहते हैं और जैसे ही कली वेद के चेहरे से कपड़ा हटाने के लिए हाथ बढ़ाती है वो अचानक सन्न रह जाती है, क्योंकि वहां वेद नहीं बल्कि अंजलि अवस्थी होती है। अगले ही पल अंजलि अचानक उठकर खड़ी हो जाती है और हाथ में पकड़ी बंदूक से गोलियां चलाना शुरू कर देती है। कली के साथ आए गुंडे एक एक पर गिरने लगते हैं और पूरे श्मशान घाट में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और हर कोई यह देखकर दंग रह जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आरती घबराकर अंजलि से पूछती है कि माँ, ये सब क्या हो रहा है। तभी एसीपी सर अंजलि की तरफ देखकर कहते हैं कि उन्होंने वाकई कमाल का प्लान बनाया है और उन्हें सलाम है। आरती बदहवास होकर पूछती है कि वेद कहाँ है, तो अंजलि सामने इशारा करते हुए कहती है कि वो रहा वेद। जैसे ही आरती की नज़र वेद पर पड़ती रहे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही प्रताप, सूर्यवंशी और सोनल भी हैरानी से कहते हैं कि वेद जिंदा है। दूसरी तरफ राघव सिंह घबराकर भैरव से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन भैरव भी यही कहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजलि के हाथ में अब भी बंदूक होती है और माहौल पूरी तरह उसके कंट्रोल में नजर आता है। वेद आगे बढ़कर आरती के पास आता है और आरती राहत की सांस लेते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एसीपी सर और अंजलि सबके सामने बताते हैं कि वेद के जिंदा रहते हुए भी जानबूझकर यह खबर फैलाई गई कि उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि कली इस जाल में फंसकर जरूर आएगी। उन्होंने यह बड़ा रिस्क इसलिए लिया ताकि यह साबित किया जा सके कि आरती का वेद पर पूरा हक है, चाहे वो जिंदा हो या मरने के बाद। एसीपी सर कली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस तरह की बेसिक सोच वाली लड़कियों का कैरेक्टर ऐसा ही होता है, लेकिन शायद कली यह भूल गई कि जहां उसकी सोच खत्म होती है वहीं से एडवोकेट अंजलि अवस्थी की सोच शुरू होती है। इसके बाद सीपी सर कली को अरेस्ट करने का आदेश देते हैं और पुलिस उसे पकड़ लेती है। एसीपी सर आगे कहते हैं कि बाकी बागी लोगों को भी गाड़ी में डाला जाए और इसी दौरान पुलिस प्रताप, सूर्यवंशी और सोनल को भी हिरासत में ले लेती है। कली बुरी तरह बौखलाई हुई होती है और लगातार चिल्लाती रहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वेद उसी के हैं और वही उनकी पत्नी है।
तभी आरती आगे बढ़ती है और कली को जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन कली का पागलपन कम नहीं होता और वो अब भी यही दोहराती रहती है कि वो वेद को आरती का कभी नहीं होने देगी। पुलिस कली को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगती है। तभी अंजलि आगे बढ़कर अपनी बेटी आरती के पास आती है और उसका हाथ वेद के हाथ में थमा देती है। वेद से कहती है कि उसने अपनी बेटी उसे सौंप दी है और अब उसकी जिम्मेदारी वेद की है कि वह जिंदगी भर आरती का ध्यान रखे, उसकी आंखों में कभी आंसू न आने दे। इसके बाद अंजलि युवराज सिंह की तरफ बढ़ती है और कहती है कि अब अगली बारी उसकी है। साथ ही वह राघव सिंह की तरफ भी इशारा करती है और यहीं से कहानी और भी नए मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। दूसरे हिस्से की शुरुआत उस वक्त होती है जब युवराज सिंह के फोन की घंटी बजती है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अंजलि उसका फोन छीन लेती है। अंजलि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि यह फोन गिन्नी सिंह राजपूत का ही होगा। वह कॉल रिसीव करते ही गिन्नी से साफ शब्दों में कहती है कि सब लोग जिंदा है, कली को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। अंजलि गिन्नी को याद दिलाती है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि पर्दे के पीछे वही सबको कठपुतली की तरह नचा रही थी और जिन गुंडों को उसने भेजा था वे अब जमीन पर पड़े धूल चाट रहे हैं। अंजलि गिन्नी को सख्त चेतावनी देते हुए कहती है कि वह उसे सजा दिलवाकर ही रहेगी। इस पर गिन्नी घमंड भरे लहजे में जवाब देती है कि अंजलि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसकी शादी दामोदर माजूमदार के साथ फिक्स हो चुकी है और उससे पहले ही अंजलि की लाश उसके पास पहुंच जाएगी। अंजलि भी उसी अंदाज में पलटवार करती है और कहती है, जाको राखे सैया मार सके ना कोई, और पूरे भरोसे के साथ ऐलान करती है कि वह गिन्नी और दामोदर माजूमदार दोनों को उसकी शादी से पहले ही जेल भिजवा देगी। इतना कहकर अंजलि फोन काट देती है, जिसके बाद युवराज सिंह और भजन सिंह वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। अंजलि अपनी बेटी और दामाद को एक साथ देखकर बेहद खुश होती है और उसके चेहरे पर सुकून साफ नजर आता है। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि अंजलि अपने घर लौट आती है, जहां उसका घर फूलों और गुलदस्तों से सजा हुआ होता है। यह सब देखकर अंजलि हैरान रह जाती है और अपने पापा को आवाज लगाकर पूछती है कि इतने सारे फूल किसने रखे हैं। तभी वहां अभय सिंह आता है और बताता है कि पापा घर पर नहीं है। अंजलि उसे देखते ही समझ जाती है कि यह सारा इंतजाम उसी का किया हुआ है। अभय सिंह गर्व से कहता है कि उसने अंजलि के घर को फूलों से सजा दिया है और वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए। वो भावुक होकर कहता है कि अंजलि की जिंदगी से सारे रंग खो गए हैं और वो बस उन्हें वापस लाना चाहता है। इसके अलावा वो उससे कुछ नहीं चाहता। अभय सिंह आगे कहता है कि उसे अंजलि को इस तरह उदासी में जीते हुए देखना बहुत दुख देता है, क्योंकि वो अब बहुत अकेली पड़ गई है और ऐसे में उसके साथ कोई तो होना ही चाहिए। वो अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि जब उसने पहली बार फोन पर अंजलि की आवाज सुनी थी, उसी पल से वो उसके दिल में बस गई थी और आज तक उसके खून में सिर्फ अंजलि का ही प्यार दौड़ रहा है। अभय सिंह बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है कि वो दुनिया के सारे फूल अंजलि को देना चाहता है। उसे रंगीन साड़ी में, हाथों में रंगीन चूड़ियां पहने देखना चाहता है और दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर उसका हाथ मांगना चाहता है। वो अंजलि से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है। आई लव यू कहकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन यहीं पर अंजलि के सब्र का बांध टूट जाता है। उसे जबरदस्त गुस्सा आता है और वह एक एक कर सारे फूल तोड़ देती है। अंजलि गुस्से और दर्द से भरे शब्दों में कहती है कि उसे किसी भी तरह के रंग नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी के सारे रंग पहले ही फीके पड़ चुके हैं। वह सास कहती है कि न उसे साड़ी चाहिए, न चूड़ियां, न सिंदूर और न ही मंगलसूत्र, और न ही अभय सिंह राजपूत का प्यार। अंजलि भावुक होकर कहती है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान था जिससे वह जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, और वह थे अमन सिंह राजपूत। वह कहती है कि वह पूरी जिंदगी अमन की यादों में ही लिपटी रहेगी। इसके साथ ही अंजलि अपने जीवन का मकसद भी साफ करती है और कहती है कि अब उसका एकमात्र उद्देश्य उन बेसहारा और असहाय लड़कियों के साथ खड़ा होना है, उनके लिए लड़ना है और उन्हें इंसाफ दिलवाना है। वह यह भी कहती है कि अभी भी कुछ दुश्मन खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और वह उन्हें भी सजा दिलवाकर ही दम लेगी। अंजलि अभय सिंह को साफ शब्दों में कहती है कि उसकी नज़र में वह खुद भी एक अपराधी है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को घर से बेघर कर दिया था। वो उसे चेतावनी देती है कि उसे कमजोर, अकेली और असहाय औरत समझने की गलती न करे, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वह रिवॉल्वर की गोलियों से 2 गुंडों को जिंदगी भर के लिए सुला चुकी है। अंजलि आगे कहती है कि अब उसका अगला टारगेट दामोदर माजूमदार है और वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी।
वह अभय सिंह से कहती है कि वह जाकर गिन्नी को वापस लेकर आए, लेकिन अभय सिंह ठंडे लहजे में कहता है कि गिन्नी राजपूत उसके लिए मर चुकी है और अब इस दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अब वह रानी माजूमदार के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अभय सिंह गिन्नी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि वह अंजलि से बहुत प्यार करता है और गिन्नी से यह भी कहता है कि वह अंजलि को समझाए और उससे शादी के लिए मना ले। यह बात सुनते ही गिन्नी सिंह राजपूत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और माहौल और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाता है। इसी तीखे मोड़ पर यह धमाकेदार एपिसोड अपने दूसरे हिस्से में खत्म होता है, जहां आगे की कहानी को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।